नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओदा तहकीक, जहां हम दावे नहीं दस्तावेज देखते हैं और भावनाओं से नहीं तथ्यों से बात करते हैं। आज हम जिस संगठन की बात करने जा रहे हैं वह एक तरफ सरकार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर खतरा है तो दूसरी तरफ उसके समर्थकों के लिए अल्पसंख्यकों और वंचितों की आवाज। हम बात कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की। सवाल सीधा है, PFI आखिर था क्या और भारत सरकार ने इस पर इतना कठोर प्रतिबंध क्यों लगाया? पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। PFI की स्थापना 2006 में केरल में हुई। यह संगठन अचानक पैदा नहीं हुआ। इसके पीछे एक सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस, उसके बाद हुए दंगे और मुसलमानों के बीच यह भावना कि राज्य और व्यवस्था उनकी सुरक्षा में विफल रही। PFI कई छोटे संगठनों के एकीकरण से बना, जिनमें नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट NDF जैसे संगठन शामिल थे। PFI का कहना था कि वे मुसलमानों के शिक्षा और रोजगार को लेकर फिक्रमंद है। उनके मुताबिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व बेहद कम है जो मुसलमानों और दलितों की आवाज संसद पर बने, और न्याय प्रणाली अक्सर देर से या कमजोर प्रतिक्रिया देती है जिन्हें वे मजबूती देना चाहते हैं। इसी सोच के साथ PFI ने खुद को एक संगठित सामाजिक राजनीतिक मंच के रूप में पेश किया। PFI का आधिकारिक एजेंडा था अल्पसंख्यकों के अधिकार, दलित मुस्लिम एकता, कानूनी सहायता, जागरूकता अभियान, CAA-NRC, हाथरस कांड, भीमा कोरेगाम जैसे मुद्दों पर PFI सड़क पर दिखा। ग्राउंड लेवल पर कई लोगों के लिए PFI वह संगठन था जो मुश्किल समय में उनके साथ खड़ा दिखा। लेकिन यहीं से सरकारी एजेंसियों की नजर भी इस संगठन पर टिक गई। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार PFI के कुछ कार्यक्रमों में सामान्य सामाजिक गतिविधियों से आगे जाते दिखे। आरोप लगे कि संगठन द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए जिनमें लाठी, चाकू और शारीरिक ड्रिल करवाई गई। युवाओं में हम बनाम वे की मानसिकता विकसित की गई। सरकार का तर्क था कि यह आत्मरक्षा नहीं बल्कि वैचारिक और शारीरिक कट्टरता है। PFI का जवाब था कि अगर RSS की शाखाएं स्वीकार्य हैं, तो हमारे प्रशिक्षण पर सवाल क्यों? यही वह मोड़ था जहां PFI और राज्य के बीच टकराव खुलकर सामने आया। केरल और कर्नाटक में कई राजनीतिक हत्याएं और सांप्रदायिक झड़पें हुई। जांच में PFI से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं के नाम सामने आए। सबसे गंभीर आरोप था हिट लिस्ट तैयार करने का। कहा गया कि पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और वैचारिक विरोधियों के नाम सूची में थे। PFI ने इन आरोपों को पूरी तरह से गढ़ा हुआ बताया, लेकिन अदालतों ने भी माना कि हिंसा का एक संगठित पैटर्न है जो पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक यह सबसे संवेदनशील मुद्दा है कि सरकारी एजेंसियों का दावा था कि जब SIMI पर प्रतिबंध लगा तब उसका नेटवर्क पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और वही लोग बाद में PFI के ढांचे में सक्रिय दिखे। PFI ने साफ कहा कि हमारा SIMI से कोई संबंध नहीं। हालांकि सच यह है कि वैचारिक समानता और व्यक्तिगत सदस्यता ये दो अलग बातें हैं, लेकिन एजेंसियों ने दोनों को जोड़कर देखा। प्रवर्तन निदेशालय और NIA के अनुसार PFI को खाड़ी देशों से धन प्राप्त हुआ। कुछ मामलों में हवाला नेटवर्क के आरोप भी लगे। सरकार का कहना था, जब विदेशी धन कट्टर गतिविधियों से जुड़ जाए तो वह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। मगर PFI का तर्क था कि दान लेना अपराध नहीं है। यहीं से मामला UAPA के दायरे में चला गया। सितंबर 2022 में देश भर में एक साथ छापे मारे गए जिनमें सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, बैंक खाते और संपत्तियां जब्त की गई। इसके बाद PFI पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडिया फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठन भी प्रतिबंधित हुए। सरकार का बयान स्पष्ट था कि PFI देश की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करने की तैयारी कर रहा था। यहाँ एक अहम बात समझनी होगी कि संगठन पर प्रतिबंध दोष सिद्ध नहीं होता। कई मामले अभी अदालतों में लंबित हैं। कुछ लोगों को सबूतों के अभाव में राहत भी मिली है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि प्रतिबंध एक असाधारण शक्ति है और इसका उपयोग बेहद सावधानी से होना चाहिए, वरना असहमति और आतंकवाद एक ही तराजू में तौले जाने लगते हैं। तो PFI क्या था? PFI एक साथ दो वास्तविकताएं था। कुछ लोगों के लिए सामाजिक न्याय की उम्मीद और राज्य के लिए संभावित सुरक्षा खतरा संभव है। संगठन के भीतर अलग अलग सोच के लोग थे। कुछ ने संवैधानिक दायरे में काम किया और कुछ ने वह सीमा पार की जहां सरकार ने हस्तक्षेप जरूरी समझा। सच हमेशा काला या सफेद नहीं होता।
अक्सर वह साजिशों के गिरफ्त में कहीं अंधेरे में छिपी होती हैं और ओदा तहकीक का मकसद उसी गहराइयों को समझना और दिखाना।